नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेद महेंद्र ओझा पर। ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर नियमित क्लासों में आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 टर्मिनोलॉजी का जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 की हम बात करते हैं। पार्ट 1 अपन ने YouTube पर डाल दिया है, जिसे आप देख लेवे और नोट्स बना लेवे। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में शुरुआत करते हैं अपन। पहली टर्मिनोलॉजी है आपके क्रिप्टोचाइड्स। क्रिप्टोचाइड्स, ठीक है। देखो, इसको अपन दो भागों के अंदर बांटेंगे। क्रिप्टो का मतलब होता है चिपकना। क्रिप्टो का मतलब होता है चिपकना, चिपकना, ठीक है। और फिर बताया चाइल्ड, आपने मीनिंग पढ़ी होगी, चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, ठीक है। बच्चे का मतलब नर, और नर में क्या होते हैं प्रजनन अंगों के अंदर? वर्षण होते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा होगा चिपकना प्लस वर्षण। क्या हो गया? वर्षण। मतलब वर्षणों का चिपकना क्या कहलाएगा? क्रिप्टोचाइड्स। क्या कहलाएगा? क्रिप्टोचाइड्स, ठीक है। या इसे कहते हैं गुप्त वर्षणता। गुप्त वर्षणता, वर्षण का मतलब वर्षण, गुप्त का मतलब छिपे हुए, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, वह नर पशु जिसके, देखिए, वह नर पशु जिसके वर्षण, वर्षण कोश में, ठीक है। वर्षण, नर के अंदर वर्षण कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। और वो किसमें लटके हुए रहते हैं? वर्षण कोश में। और किसके द्वारा लटके हुए रहते हैं? वर्षण रज्जुओं के द्वारा, स्पर्मेटिड कोड के द्वारा, ठीक है। ओके, तो ये कह रहा है वर्षण वर्षण कोश में नहीं उतरते हैं, पेल्विक कैविटी में रह जाते हैं, तो उसे क्रिप्टोचाइड्स कहते हैं, ठीक है। वह नर पशु जिसके वर्षण वर्षण कोश में नहीं उतरते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टोचाइड्स या फिर गुप्त वर्षणता, ठीक है। फिर इसको 2 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। किस किस प्रकार से? मोनोक्रिप्टोचाइड्स और डाइक्रिप्टोचाइड्स, ठीक है। मोनो का मतलब हो गया एक वर्षण वर्षण कोश में नहीं उतरता है, तो उसे क्या बोलेंगे हमें? मोनोक्रिप्टोचाइड्स। फिर है डाइक्रिप्टोचाइड्स, डाई का मतलब दोनों, डाई का मतलब क्या हुआ? दोनों वर्षण वर्षण कोश में नहीं उतरते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? डाइक्रिप्टोचाइड्स। तो डेफिनेशन है, देखो, एक वर्षण वर्षण कोश में नहीं उतरता उसे मोनोक्रिप्टोचाइड कहते हैं। दूसरा है दोनों वर्षण वर्षण कोश में नहीं उतरते हैं, उससे क्या बोलते हैं? डाइक्रिप्टोचाइड्स। इस प्रकार के जो नर होते हैं, क्रिप्टोचाइड्स जो नर होते हैं, वो नपुंसक होते हैं, संतान उत्पत्ति करने में असक्षम होते हैं, ठीक है। ओके, फिर आगे बात करते हैं ब्रूड मेयर। आगे बात करूंगा मैं यहाँ पर ब्रूड मेयर। देखो, ब्रूड के अंदर क्या आ रहा है? बी आ रहा है, ठीक है। और ब्रीडिंग के अंदर भी क्या आ रहा है? बी आ रहा है, ठीक है। तो बी का मतलब क्या हुआ? ब्रीडिंग, ठीक है। और मेयर का मतलब क्या हुआ? घोड़ी, ठीक है। वह घोड़ी जिसे ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है, उसे क्या बोलेंगे अपन? ब्रूड मेयर। देखो, ब्रूड में बी आ रहा है, बी की इंग्लिश क्या है? बी। और ब्रीडिंग में भी क्या आ रहा है? बी। तो बी का मतलब ब्रीडिंग, बे का मतलब ब्रीडिंग, बे का मतलब ब्रीडिंग, वह है। और मेयर का मतलब घोड़ी, ब्रीडिंग का मतलब ब्रीडिंग, मेयर का मतलब घोड़ी। वह घोड़ी जो ब्रीडिंग के लिए पाली जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रूड मेयर, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, ठीक है। प्रजनन के लिए या ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मादा घोड़ी, जिसे हम ब्रूड मेयर कहते हैं, इसे स्टड घोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्टड घोड़ी, या तो स्टड घोड़ी या फिर ब्रूड मेयर, ठीक है। ब्रूड में बे आ रहा है, बे का मतलब ब्रीडिंग के लिए, वह घोड़ी जिसे ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है उसे ब्रूड मेयर बोलेंगे, जिसे स्टड घोड़ी के नाम से भी जाना जाता है, या स्टड घोड़ी भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टेबल। स्टे का मतलब क्या हुआ? रुकना। स्टे का मतलब क्या हुआ? रुकना या ठहरना, ठीक है। और बल का मतलब बलवान, बलशाली। और बलशाली कौन है? घोड़ा है। ताकतवर कौन है? घोड़ा, ठीक है। तो स्टे का मतलब रुकना, बल का मतलब घोड़े, घोड़ों के रुकने का या फिर घोड़ों के रहने के स्थान को क्या बोलेंगे अपन? स्टे बल। स्टे का मतलब रुकना, और बल आ गया तो बल का मतलब क्या हुआ? बलशाली। और बलशाली कौन है? घोड़ा है। तो घोड़ों के स्टे होने के या रुकने के स्थान को, या फिर घोड़ों के रहने के स्थान को क्या बोलेंगे हमें? स्टेबल, ठीक है। डेफिनेशन है, इसे अश्व बल के नाम से भी जान सकते हैं अपन। क्या? अश्व बल। तो ये तो शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, अश्व का मतलब घोड़ा और बल का मतलब स्थान, घोड़ों के रहने का स्थान, ठीक है।
घोड़ो, यहाँ पर आप अश्व भी लिख सकते हो कि घोड़ी नहीं है, घोड़े भी रहते हैं, घोड़ी या घोड़ो, तो यहाँ पर आप लिख देना अश्व। अश्व के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं हमें? स्टेबल। स्टे का मतलब रुकना और बे का मतलब बल का मतलब घोड़ी, है ना, ठीक है। तो स्टेबल हो गया। घोड़ों के रहने के स्थान को क्या बोलेंगे अपन? स्टेबल, ठीक है। और वह मादा घोड़ी जिसे ब्रीडिंग के लिए रखा गया उसे क्या बोलेंगे? ब्रूड मेयर, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, अगली टर्मिनोलॉजी है अपनी स्ट्राइक, ठीक है। सुअर के रहने के स्थान वह स्थान जहां पर सुअर बैठता है, जहां पर सुअर रहते हैं या फिर जहां पर सुअर बैठे हुए होते हैं उसे क्या बोलेंगे अपन? स्ट्राइक। क्या बोलेंगे? स्ट्राइक, ठीक है। सुअरों के रहने के स्थान को या सुअरों के आवास को क्या बोलेंगे अपन? स्ट्राइक, ठीक है। और आगे हम आएंगे, एक टर्मिनोलॉजी और आएगी आपके, जिसके अंदर की जहां पर सुअर लौटते हैं कीचड़, वह कीचड़ भरा पानी या पानी भरा कीचड़ जहां पर सुअर लौटते हैं उसे क्या बोलेंगे अपन? उसे बोलेंगे वेलो। क्या बोलेंगे? वेलो, ठीक है। या फिर भैंसों के या फिर सुअरों के लिए लौटने का स्थान या नहाने का स्थान क्या कहलाएगा? वेलोइंग, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बारन या बाड़ा, या इसे पेन भी बोलते हैं। क्या? पेन, PEN, ओके। बारन या बाड़ा या फिर पेन, गाय भैंसों के रहने के स्थान को क्या बोलेंगे अपन? पेन बोलेंगे या फिर बाड़ा बोलते हैं। हम अमूमन भाषा में बोलते हैं ना कि बाड़ा, बाड़े का मतलब क्या हुआ? जहां पर हम गाय भैंसों को रखते हैं उसे क्या बोलेंगे अपन? बारन या बाड़ा या फिर पेन, ठीक है। अब देखो अगली टर्मिनोलॉजी प्रीमी पेरस। प्रीमी पेरस अपन साधारण भाषा में बात करते हैं कि पैलूण। पैलूण का मतलब क्या होता है? वह मादा पशु जिसने पहली बार बच्चा दिया उसे क्या बोलेंगे? पैलूण। वह मादा पशु जो 2 बार इस बार दूसरी बार बच्चा पैदा किया है उसे क्या बोलेंगे? दूजूण। वह मादा पशु जिसने तीसरी बार बच्चे को जन्म दिया उसको क्या बोलेंगे अपन? तीजूण। वह मादा पशु जिसने चौथी बार बच्चे को जन्म दिया उसे क्या बोलेंगे? चौथूण, ठीक है। तो ये आ गया प्रीमी पेरस, ठीक है। प्रीमी पेरस, ठीक है। प्रीमी पेरस, वह मादा पशु जिसने एक बार बच्चा दिया हो या फिर प्रथम बार बच्चा उसने दिया हो उसे क्या बोलेंगे हम? प्रीमी पेरस या पहलूण, ठीक है। आगे बात करते हैं मल्टीपेरस। वह मादा पशु जिसने 2 या 2 से अधिक बार बच्चों को जन्म दे चुकी है, ठीक है। प्रीमी का मतलब पहली बार, ठीक है। और मल्टी का मतलब बहुत ज्यादा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार बच्चों को जन्म दे चुकी, तो उसे बोलेंगे अपन मल्टीपेरस। प्रीमी पेरस पहली बार बच्चा दिया है, और मल्टी का मतलब खूब बार, 2 या 2 से अधिक बार जिस मादा पशु ने बच्चे दे दिए उसे बोलेंगे मल्टीपेरस, ठीक है। अब बात करेंगे उभय लिंगी। क्या अगली बात करेंगे? उभय लिंग। लिंग का मतलब क्या होता है? मेल या फीमेल, ठीक है। उभय का मतलब दोनों। लिंग का मतलब मेल या फीमेल, और उभय का मतलब दोनों, मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। तो एक ही पशु में नर व मादा पशु के जननांगी, नर के जननांग भी उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, अर्धविकसित, विकसित नहीं होंगे वो, अर्धविकसित, और मादा पशु के प्रजनन अंग भी उसपे देखने को मिल सकते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों के जो जननांगी अंग है, जो प्रजनन अंग है, वो दोनों अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है। एवं लैंगिक विशिष्टताएं के होने को उभय लिंगी कहते हैं। वह पशु जिसके अंदर नर तथा मादा दोनों प्रकार की लैंगिक विशेषताएं पाई जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? उभय लिंगी। या फिर वह नर जिसके शरीर के ऊपर नर तथा मादा दोनों प्रकार के जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? उभय लिंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं डाउनर क्लेवर या स्प्रिंगर। डाउनर क्लेवर या स्प्रिंगर, देखो डाउन का मतलब नीचे, डाउन का मतलब नीचे, और कै का मतलब काल्विंग, काल्विंग, ठीक है। डाउन का मतलब नीचे, काल्विंग का मतलब बच्चा, ब्याना, बच्चा देना, बच्चे को नीचे गिराएगी, ठीक है। तो इसमें है वह मादा पशु जो बच्चा देने वाली हो उसे क्या बोलेंगे हम? डाउनर क्लेवर या फिर स्प्रिंगर। वह मादा पशु जो डाउनर क्लेवर है, मतलब कि अभी बच्चे को डाउनलोड करने वाली है, बच्चे को जन्म देने वाली है, उसे क्या बोलेंगे हमें? डाउनर क्लेवर, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्लूसिंग राशन, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्लूसिंग राशन। भेड़ बकरियों को प्रजनन काल के दौरान, भेड़ बकरियों को प्रजनन काल के दौरान दिए जाने वाले आहार को हम फ्लूसिंग राशन के नाम से जानते हैं,
ठीक है। भेड़ बकरियों को प्रजनन काल का मतलब हो गया कि जब वो हीट में आती है, जैसे मान लो जो बकरियां हैं वो अब हीट में आ रही है, उनकी प्रजनन जो ब्रीडिंग जो सीजन है वो ब्रीडिंग सीजन चल रही है, उसके दौरान हम उन्हें अतिरिक्त आहार देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उनमें मल्टीपल ओवुलेशन हो, 2 या 2 से अधिक अंडे बने, जिससे उनमें ट्विंस बेबी पैदा हो, जुड़वा बच्चे पैदा हो, जिससे कि अपने को अधिक मुनाफा प्राप्त हो। क्योंकि अगर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, एक बकरी हो 3 बच्चे लेकर आएगी तो भी वो पूरे 5 माह 5 दिन नहीं लेगी। अगर वो एक बच्चा पैदा करेगी तो भी 5 माह 5 दिन नहीं लेगी। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल सेम है। तो एकांक समय के अंदर 2 या 2 से अधिक बच्चे अगर पैदा होंगे अपने पास में, तो अपने फार्म के ऊपर फायदा ज्यादा होगा। क्योंकि ज्यादा बच्चे अपने पास में आएंगे तो ज्यादा बच्चों को हम सेल आउट करेंगे, सेल आउट करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यह है कि भेड़ बकरियों को प्रजनन काल ब्रीडिंग सीजन में दौरान अतिरिक्त राशन देने को फ्लूसिंग राशन कहते हैं, ताकि वे एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। आ गई बात समझ में? भाई अगर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे अपने फार्म हाउस के ऊपर तो हमें प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे मेंटेनेंस राशन या जीवन निर्वाह राशन। मेंटेनेंस राशन या जीवन निर्वाह राशन, या इसे हम आधारभूत राशन भी कह सकते हैं। आधारभूत राशन, ठीक है। मेंटेनेंस का मतलब है मेंटेन रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए। ठीक है, राशन का मतलब क्या हुआ? भोजन। राशन का मतलब क्या हुआ? भोजन। 24 घंटे के अंदर हम जो भोज्य सामग्री ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएगी? राशन। और मेंटेन का मतलब है मेंटेन रखना। मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ? मेंटेन रखना। तो हमारी बॉडी को 24 घंटे चल सके, फिर सके, बैठ सके, उठ सके, उत्सर्जन कर सके, पाचन कर सके, इन सब गतिविधियों के लिए जो हम राशन प्रदान करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? मेंटेनेंस राशन। बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, फिर आदमी बच्चों की दैनिक क्रियाओं को निर्वहन करने के लिए जो भोज्य सामग्री हम ग्रहण करते हैं उसे हम मेंटेनेंस राशन कहते हैं। तो चलिए करते हैं डेफिनेशन की बात। निर्वाह राशन पशु को अपने दैनिक क्रियाकलापों, दैनिक क्रियाकलाप का मतलब क्या हुआ? पाचन और उत्सर्जन। ठीक है, हम जो भी खाएंगे और जो भी हमें शरीर से बाहर निकालेंगे अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, पाचन और उत्सर्जन। ठीक है, दैनिक क्रियाकलापों को नियमित रखने के लिए वह जीवन निर्वाह हेतु, भाई हम जी सके, अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको निर्वहन करे सके। ठीक है, तो जीवन निर्वाह हेतु दिए जाने वाले आहार को आधारभूत राशन या फिर मेंटेनेंस राशन कहते हैं। ठीक है, भाई किसी भी पशु को दैनिक क्रियाकलापों को निर्वहन करने के लिए दिए जाने वाली आहार की मात्रा क्या कहलाएगी? मेंटेनेंस राशन। ठीक है, मेंटेन रखने के लिए जो राशन हम पशु को देते हैं उसे बोलेंगे मेंटेनेंस राशन। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोडक्शन राशन। ठीक है, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं यहाँ पे कि मेंटेनेंस राशन क्या है और प्रोडक्शन राशन क्या है। ठीक है, मेंटेनेंस राशन का मतलब मैंने आपको कहा कि बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो हम एक गाय की बात करते हैं। एक जो गाय है, एक गाय को मेंटेनेंस राशन के रूप में 100 किलो बॉडी वेट के आधार पर 1.5 kg सूखा चारा चाहिए। ठीक है, कोई हमसे पूछ ले कि एक गाय के लिए मेंटेनेंस राशन के लिए सूखे चारे की कितनी आवश्यकता होगी? ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक गाय को मेंटेनेंस राशन के लिए 100 किलो बॉडी वेट पर, कितने बॉडी वेट पर? 100 किलो। अगर जैसे मान लो 100 किलो का कोई काफ है, उस 100 किलो के काफ को 1.5 किलो सूखा चारा चाहिएगा। क्या चाहिएगा? 1.5 किलो सूखा चारा। तो ये अब सूखा चारा, इस 1.5 किलो सूखे चारे से क्या होगा? ये अपने दैनिक क्रियाकलाप कर लेगा, ये आराम से जी सकता है, मरेगा नहीं, ये भूख से नहीं मरेगा ये। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं प्रोडक्शन राशन की। किसकी? प्रोडक्शन राशन की। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब या कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी उत्पाद प्राप्त करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या? उत्पाद। ठीक है, जैसे गाय है, गाय से हम क्या उत्पाद प्राप्त करेंगे? दूध प्राप्त करेंगे। तो ये कह रहा है मेंटेनेंस राशन के साथ में, जैसे मान लो एक गाय है, एक गाय को देखो जीवन निर्वाह आहार कितना हुआ? एक गाय हो 500 kg की है, 500 kg की है। ठीक है, तो 500 kg की अगर कोई गाय है तो 1 kg के लिए 1.5 किलो, तो 500 kg के लिए 7.5 किलो। कितना हुआ? 7.5 किलो। तो ये बात करते हैं कि 7 किलो 500 ग्राम सूखा चारा, ये तो हुआ इसका मेंटेनेंस राशन। अब ये मेंटेनेंस राशन के अंदर तो क्या करेगी? अपने बॉडी को मेंटेन रख पाएगी, उत्पादन नहीं कर पाएगी, इससे मेंटेन ही रख पाएगी इतने राशन से। अगर आप इतना ही राशन दे रहे हो तो अच्छा दूध उत्पादन नहीं करेगी। अगर आपको उससे अच्छा दूध उत्पादन लेना है तो आपको
एक्स्ट्रा डाइट और देनी पड़ेगी इसके लिए। तो एक्स्ट्रा डाइट के रूप में जैसे हम क्या देंगे, जैसे पशुओं से हम अगर जैसे कोई गाय है, गाय से अगर हम दूध उत्पादन कर रहे हैं तो दूध उत्पादन करने के लिए फॉर्मूला होता है 3 kg या 3 लीटर। 3 लीटर दूध पर अपन इसे 1 kg बंटा देते हैं। 3 किलो दूध पर 1 किलो बंटा, 3 किलो दूध पर 1 किलो बंटा। ठीक है, जैसे मान लो कोई गाय हो 10 लीटर दूध दे रही है, ठीक है, तो कितना हो गया भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 3 किलो आप एवरेज मान के चलो। ठीक है, तो देखो 7.5 किलो तो है इसका सूखा चारा, प्लस 3 kg बंटा इसको दाना। सिजोए हुए की बात नहीं कर रहा हूं कि आप उसको गर्म करके उसको सिजो लिया है आपने, है ना, उसकी बात नहीं, सूखे दाने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया इसका 3 किलो बंटा 10 किलो वाली को। ठीक है, अब यहाँ पर इसको और भी देंगे, मेंटेनेंस राशन के अंदर और भी चीज ऐड होती है, मिनरल मिक्सचर भी ऐड होता है, हरा चारा भी ऐड होता है, पानी भी ऐड होता है, नमक भी ऐड होता है। मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, पूरी डाइट प्लान मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि मेंटेन रखने के लिए तो हम क्या देंगे, केवल 7.5 किलो सूखा चारा दे देंगे। ठीक है, ओके। अब हमें प्रोडक्शन लेना है, दूध उत्पादन लेना है किसी भी गाय से, तो मेंटेनेंस राशन के साथ साथ में प्रोडक्शन के लिए जो आहार दिया जाता है उसे हम प्रोडक्शन राशन कहते हैं। देखो बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन राशन, मेंटेनेंस राशन के साथ में। तो मेंटेनेंस राशन क्या हुआ, 7.5 किलो सूखा चारा के साथ विभिन्न उत्पाद जैसे दूध, मांस, अंडा आदि के उत्पादन के लिए। ठीक है भाई, हम किन्हीं पशुओं से मांस उत्पादन करेंगे तो मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए, पशुओं में मांस ज्यादा से ज्यादा मांस बढ़े, ग्रोथ कर सके, इसके लिए हम अलग से आहार देते हैं। मुर्गियों के अंदर अधिक से अधिक अंडा उत्पादन कर सके, इसलिए हम अलग से उनको आहार देते हैं। ठीक है, तो उत्पादन के लिए दूध, मांस, अंडा आदि के लिए उत्पादन के लिए अतिरिक्त आहार दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने अतिरिक्त क्या दिया, 3 किलो बंटा इसको और दे दिया। ठीक है, तो मेंटेनेंस राशन के साथ साथ में उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन राशन। आप यूं कह सकते हो, मेंटेनेंस राशन के साथ साथ में प्रोडक्शन के लिए जो आहार दिया जाता है, जो राशन दिया जाता है उसे हम प्रोडक्शन राशन कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो राशन, भाई राशन कहते किसे हैं। ठीक है, तो राशन की डेफिनेशन है, किसी भी पशु या मनुष्य द्वारा 24 घंटे के अंदर ग्रहण की गई आहार सामग्री क्या कहलाएगी, राशन कहलाएगी। कहते हैं ना, बोल गए राशन ले लियो के, तो राशन लेने का मतलब क्या हुआ, आप उसने 24 घंटे में कितना आहार ग्रहण किया है। ठीक है, कोई कहते तो राशन खींच ले जाया, तो राशन खींच लेने का मतलब क्या हुआ, 24 घंटे में वो बहुत ज्यादा आहार ग्रहण करता है ना। ठीक है, तो राशन एक दिन में 24 घंटे में की अवधि में किसी पशु को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा को राशन कहते हैं। ठीक है, आगे है, हाँ ये भाई थोड़ा करेक्शन है यहाँ पे, इसको छोड़ देना आप, केवल इसी की राशन की बात करेंगे। एक दिन में 24 आवर में, कितने में, 24 आवर में एक दिन में किसी पशु को दी जाने वाली या खाई जाने वाली। ठीक है भाई, हम देंगे तो भी तो ही खाएगा या खाई जाने वाली है ना। 24 घंटे में एक दिन में किसी भी पशु के द्वारा ग्रहण की गई आहार की मात्रा को हम क्या कहेंगे, राशन कहेंगे। क्या कहेंगे, राशन। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं खुराक। किसकी बात करते हैं, खुराक। आपने सुना होगा, जैसे हम बीमार होते हैं तो मेडिकल पे जाएंगे, मेडिकल पे जाने के बाद वो कहते हैं कि भाई साहब 2 खुराक बना दो। ठीक है, 2 खुराक बनाने का मतलब हम 2 टाइम की टेबलेट ले रहे हैं उससे, 2 टाइम की दवा ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर 1 टाइम की दवा ले, खुराक का मतलब एक बार में लेने वाली। ठीक है, उसने कहा, वो अपने को कहता है लो साहब 2 खुराक है, सुबह शाम ले लीजिए, तो हमने एक बार में एक खुराक ली, दूसरी बार में दूसरी खुराक ली, है ना। तो यहाँ पर बात करें खुराक की, एक बार में दी जाने वाली भोजन की मात्रा खुराक कहलाती है। आगे बात समझ, हम मेडिकल पे जाएंगे, जाते कहेंगे भाई साहब 2 खुराक बना दो, जुकाम लाग रही है। ठीक है, तो अपने को 2 खुराक बना देके देता है। ठीक है, 2 खुराक का मतलब 2 बार में लेनी है, और एक खुराक को एक बार में लेनी। तो ये कह रहा है कि एक बार के अंदर ग्रहण की जाने वाली या खाई जाने वाली आहार की मात्रा को क्या बोलेंगे, हमें खुराक बोलेंगे। ठीक है, एक बार में दी जाने वाली या फिर खाई जाने वाली भोजन की मात्रा क्या कहलाएगी, खुराक कहलाएगी। जैसे मान लो कोई आदमी कमजोर होता है, ठीक है, मेरी तरफ दुबला पतला होता है ना, तो उसको कहते हैं अपन खुराक बढ़ाओ। खुराक का मतलब जो एक समय में जितना भोजन वो ग्रहण कर रहा है उसकी क्षमता को बढ़ाओ। जैसे 2 रोटी खा रहा हूं तो उसकी जो 3 रोटी खाना शुरू करो आप। ठीक है, तो 2 टाइम में अगर खाएंगे तो 2 रोटी बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, बॉडी वेट बढ़ेगा। तो ये कहते हैं खुराक बढ़ाओ। ठीक है, हाँ। अब आगे बात करते हैं डैम। किसकी बात करते हैं, डैम। ठीक है,
देखो इसमें डेम के अंदर क्या आ रहा है, म आ रहा है, ठीक है। मैं का मतलब म, मैं का मतलब क्या हुआ, म। मैं का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, माँ। वह मादा पशु जो माँ के रूप में होती है। जैसे मान लो अपने ह्यूमन टर्मिनोलॉजी के अंदर तो मम्मी पापा बोलते हैं, ये इसके मम्मी है और ये इसके पापा है। जबकि वेटरनरी के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कोई काफ होता है, ठीक है। अब उस काफ के डैम एंड सायर होते हैं। जैसे मान लो हम जब आगे बात करेंगे ब्रीडिंग वाले चैप्टर के अंदर, तो वहां पर कोई भी बुल की जो हम प्रोजेनी टेस्टिंग करेंगे, उसकी प्रोजेनी चेकआउट करेंगे, तो वहां पर आएगा डैम मिल्क इल्ड और सायर मिल्क इल्ड, है ना। तो वहां पर बात काम में आएगी, ये काफ है। तो वहां पर जैसे मान लो कोई बुल है, ठीक है, तो हाँ वहां हम यूं नहीं पूछेंगे कि इस बुल की माँ का मिल्क रिकॉर्ड कितना है, यूं नहीं पूछेंगे इसकी इसके बाप की माँ का मिल्क रिकॉर्ड क्या है, ये नहीं होता है ना। वहां पर काम में लिया जाता है डैम एंड सायर। वहां पर ये डैम है, डैम का मतलब क्या होता है, माँ। डैम का मतलब क्या हुआ, माँ। और होता है सायर, भाई सायर है, शायरी करेगा तो शायर करने वाला तो नर होता है, ठीक है, नर को ही तो शायर बोलेंगे ना अपन, है ना? तो शायर का मतलब क्या हुआ, नर। और नर का मतलब क्या हुआ, सांड। नर का मतलब क्या हुआ, सांड, ठीक है। तो यह है डैम और शायर। मादा पशु जो मां के रूप में होती है उसे हम क्या बोलेंगे, डैम बोलेंगे, ठीक है। नर पशु जो पिता के रूप में होता है उसे हम क्या बोलेंगे, शायर बोलेंगे। आ गई डैम और शायर, ठीक है। आगे बात करते हैं लार्ड। सुअर से प्राप्त होने वाली वसा या फिर मांस, सुअर से प्राप्त होने वाली वसा या मांस को हम क्या बोलेंगे, लार्ड बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं ब्रॉयलर और लेयर, ठीक है। ब्रॉयलर का मतलब हो गया, देखो ब्रॉयलर के अंदर ब आ रहा है ना, ब का मतलब बोटी, ब का मतलब क्या हुआ, बोटी। और बोटी किसकी होती है, मांस की होती है ना? तो आप इसके इसे कर लेना भैया ना, सर्दियों का मौसम में काफी लोग है करते हैं ऐसे होना, कोई बात नहीं है। तो ब्रॉयलर, ब्रॉयलर का मतलब क्या हुआ, ब्रॉयलर में ब आ रहा है, ठीक है। ब का मतलब क्या हुआ, बोटी, बोटी का मतलब क्या हुआ, मांस, ठीक है। तो मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रॉयलर कहते हैं। वे मुर्गियां जो चिकन जिन्हें मांस उत्पादन के मांस के प्रयोजन से पाला जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रॉयलर बोलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं लेयर। हम कहते हैं ना भाई अंडा की तो लैंड ही लगा दी, अंडा की तो लैंड ही लगा दिया, तो लेयर्स का मतलब अंडा की लाइन लाग रही है, ठीक है। तो लेयर्स का मतलब हुआ अंडे उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या बोलेंगे, हमें लेयर्स बोलेंगे, ठीक है। ब्रॉयलर का मतलब क्या हुआ, बोटी, बोटी का मतलब क्या हुआ, मांस। तो मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या बोलेंगे, हमें ब्रॉयलर बोलेंगे, ठीक है। और लेयर्स का मतलब क्या हुआ, अंडे। लेयर्स में क्या है, लेग, ठीक है, लेग यानी अंडे, ठीक है। तो अंडे उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या बोलेंगे, हमें लेयर्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे है रोस्टर। रोस्ट, रोस्ट का तो देखा होगा आपने फिल्मों के अंदर, वो एक सरिये के अंदर मांस को डाल के उसको गोल गोल सेकते हैं ना, रोस्ट करके खाते हैं ना, सेक कर भून कर खाते हैं, ठीक है। तो रोस्टर, रोस्टर वयस्क मुर्गा जिसे साफ करके, वयस्क मुर्गा जिसे साफ करके, आपने देखा होगा वो एक मशीन आती है उसके अंदर मुर्गे को डालते हैं, फिर उसको घुमाते हैं, उसके पंख वगैरह सारे साफ हो जाते हैं, हाँ। तो ये है रोस्टर। वयस्क मुर्गा जिसे साफ करके भूनकर भोजन के रूप में खाया जाता है उसे क्या बोलेंगे, हमें रोस्ट, है ना। फिल्मों के अंदर रोस्ट, रोस्ट की हुई खाते हैं लगभग, लेग पीस वगैरह सारी, है ना, रोस्ट करते हैं। भट्टी सी होती है, भट्टी के अंदर उसको जला के फिर सामने टांग के रखते हैं ना, तो उसे बोलेंगे रोस्टेड, है ना। तो है रोस्टर, वह मुर्गे जिन्हें रोस्ट करके खाया जाता तो उसे क्या बोलेंगे हम, रोस्टर। ये बड़े होते हैं ना, छोटों को नहीं खाया जाता, बड़े जो एडल्ट हो जाते हैं ना, फुल वेट ले लेते हैं, उसे हम रोस्ट करते हैं। फिर बात करते हैं बिल्ली। क्या, किसकी बात करते हैं, बिल्ली। बिल्ली के अंदर देखो ब आ रहा है, बकरी के अंदर भी ब आ रहा है, ठीक है, ओके। तो बकरी जो केवल प्रजनन के लिए पाली जाती है, वह बकरी जिसे केवल ब्रीडिंग के लिए पाली जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, अपन बिल्ली बोलेंगे। वह घोड़ी जिसे ब्रीडिंग के लिए पाला जाता है उसे क्या बोलेंगे भैया, ब्रूड मेयर। तो बे का मतलब ब्रीडिंग और मेयर का मतलब घोड़ी। वह घोड़ी जिसे केवल किसके लिए पाला गया है, ब्रीडिंग के लिए पाला गया है, ठीक। अब आगे बात करते हैं वेलो, ठीक है। सुअर व भैंसों के लौटने के स्थान को जहां पर पानी भरा हुआ होता, देखा होगा आपने, सुअर होते हैं वो एक कीचड़ के अंदर एक पानी भरे हुए स्थान के ऊपर लौटते रहते हैं। किस लिए लौटते रहते हैं, इन्वायरमेंट की गर्मी से, हीट को बचने के
लिए, ठीक है। वो इसलिए लौटते हैं ताकि इन्वायरमेंट का जो स्ट्रेस है, जो गर्मी है, वो कम लगे उनको, ठीक है। और भैंस भी लौटती है, आपने देखा होगा तालाब के अंदर पानी भर जाता है तो वहां पर वो लौटती है, तो जहां पर वो लौटती है उस स्थान को क्या बोलेंगे अपन, वेलो बोलेंगे, ठीक है। अगर वो लौट रही है वहां पर, नहा रही है वहां पर, तो उसे बोलेंगे वेलोइंग, कि भैंस क्या कर रही है, नहा रही है, तो हम उसे बोलेंगे बफेलो इज वेलोइंग, भैंस नहा रही है, ठीक है। और जिस स्थान पर नहा रही है उसे क्या बोलेंगे, वेलो, वह स्थान जहां पर भैंस नहा रही है उसे वेलो। अगर वो नहा रही है खुद प्रेजेंट टाइम के अंदर उसे बोलेंगे वेलोइंग, है ना। कई बार कहे ना आप जब आप भेज दिया टावन के बोले भैंस खुलेड़ी है बन गे ले और बेटा और है जब जहां कहे भैंस तो आप नारी जी मम्मी है, नारी जी, इसका मतलब क्या है, बफेलो इज वेलोइंग, भैंस वहां पर नहा रही थी। और किसमें नहा रही थी, मम्मी पूछ लेगी कम नहा रही जी बेटे, तो किसमें नहा रही थी, वेलो के अंदर, ठीक है। स्विमिंग पूल है ना, जो भैंसों का स्विमिंग पूल है उसे हम क्या बोलेंगे, वेलो बोलेंगे, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं बेलोइंग, आगे बात करते हैं बेलोइंग। देखो बेलोइंग में क्या आ रहा है, बे आ रहा है, और बोलने का मतलब भी ब आ रहा है। मतलब ये जो शब्द है जो बेलोइंग है ये किससे संबंधित है, बोलने से संबंधित है। बोलने का मतलब रंबाने या फिर आवाज निकालने से संबंधित है, ठीक है। तो जो बेलोइंग जो शब्द है ये किस प्रकार के पशुओं के आवाज निकालने के समकक्ष के अंदर प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो वह है गाय और भैंस का रंबाना, ठीक है। गाय और भैंस का रंबाना क्या कहलाएगा, बेलोइंग, क्या कहलाएगा, बेलोइंग, ठीक है। और बेलोइंग का मतलब भैंस का नहाना, ठीक है। जब भैंस किसी तालाब में फिर जहां जल भराव होता है वहां पर अगर भैंस नहा रही है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वेलोइंग, बफेलो इज वेलोइंग, ठीक है। और किसमें नहा रही है, वेलो के अंदर, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये आ गया बेलोइंग साउंड, ठीक है, बेलोइंग साउंड। गाय भैंस का रंभाना क्या कहलाएगा, बेलोइंग कहलाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ब्लीटिंग, ठीक है। देखो इसके अंदर भी बे आ रहा है, बे का मतलब बोलना। ये शब्द भी, ये जो टर्म्स है ये भी किससे संबंधित है, बोलने से संबंधित है। कौन से पशुओं के बोलने से संबंधित है, तो ये है भेड़ और बकरियों का बोलना या रंभाना क्या कहलाएगा, ब्लीटिंग। बलडा हुआ है ना, अरे आपने देखा होगा भेड़ बकरियां बलडाती है, ठीक है। तो बलडाने का मतलब क्या हुआ, ब्लीटिंग। वो साउंड को, वो जो बलडा रही है उस साउंड को क्या बोलेंगे हम, ब्लीटिंग साउंड, ठीक है। आगे बात करते हैं नीहिंग, क्या कहलाएंगे, नीहिंग, घोड़ी का निन्हाना या हिन्नाना, हिन्नाती है ना घोड़ी, तो घोड़ी के आवाज निकालने को या घोड़ी के निन्हाने को क्या बोलेंगे अपन, नीहिंग बोलेंगे। घोड़ी का रंबाना या बोलना क्या कहलाएगा, नीहिंग या हिन्नाना, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं पोलीपेड और सोलीपेड। दो शब्द हैं यहाँ पर अपने पास में, पोलीपेड और सोलीपेड। पशुओं को खुरों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, पोलीपेड और सोलीपेड, पोलीपेड और सोलीपेड। देखो पोली, पोली का मतलब बहुत सारी, पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारी, ठीक है। और पेड़ का मतलब क्या हुआ, कठोर, भाग, ठीक है। पोली का मतलब बहुत सारे और पोली का मतलब भाग, कठोर, भाग। पोली का अर्थ यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, खुर, ठीक है। पोली का मतलब अधिक, खुर का मतलब खुर, ठीक है। तो यह है वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं, एक तो होता है एक खुर हो और एक होता है खुर दो भागों में बटे हुए हो। तो वे पशु जिनके खुर दो भागों में विभाजित होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पोलीपेड, ठीक है। एक होता है सोलीपेड, ठीक है, एक क्या होता है, सोलीपेड। वे पशु जिसके खुर विभाजित नहीं होते, खुर दो भागों में बटे हुए नहीं होते, उसे हम क्या बोलेंगे, सोलीपेड, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण की बात करेंगे अपन, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है। गाय भैंस भेड़ और बकरी, गाय भैंस भेड़ बकरी नीलगाय, ये किसके उदाहरण है, पोलीपेड के, क्योंकि उनके खुर क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, दो भागों के अंदर बटे हुए होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं वे पशु जिसके खुर विभाजित नहीं होते हैं, खुर केवल एक ही, खुर का एक ही भाग होता है, दो भागों में बटे हुए नहीं थे, गोल पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोलीपेड, ठीक है। उनका जो सोल आता है वो क्या आता है, एक ही भाग होता है, दो भागों में बटा हुआ नहीं होता है। तो सोलीपेड, सोलीपेड के उदाहरण क्या हो गए यहाँ पर, सोलीपेड का उदाहरण हो गया खच्चर, खच्चर, गधा, घोड़ी और घोड़ा। खच्चर, गधा, गधी, घोड़ा, घोड़ी, हिन्नी, ये किसके उदाहरण है सारे, सोलीपेड के, ठीक है।
पोली का मतलब बहुत सारे और सोली का मतलब एक। जिनके खुर विभाजित नहीं होते हैं सोलीपेड कहलाएंगे, जिनके खुर विभाजित होते हैं वो पोलीपेड कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब आगे अपने पास में आता है दो शब्द आते हैं। देखो, एक तो है खच्चर, एक तो है अपने पास में खच्चर। क्या है? खच्चर। ठीक है, एक तो आ गया अपने पास में खच्चर और एक आ गया अपने पास में हिन्नी। ठीक है, खच्चर और जो हिन्नी है ये किसके गर्भ से पैदा होते हैं, किस किसके आपसी संभोग से पैदा होते हैं, ये क्वेश्चन अपने यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आपको पूछ लेगा कि खच्चर किस किसके संभोग से पैदा होता है, ठीक है, हिन्नी किस किसके संभोग से पैदा होती है। ठीक है, इसको हम यहाँ बढ़िया तरीके से समझते हैं। देखो, पहले बात करते हैं खच्चर की। खच्चर को कहते हैं म्यूल। वह संतान जो मादा घोड़ी व नर गधे के संभोग से पैदा होते हैं। वह संतान जो, देखो इसको मैं समझाता हूं आपको। देखो, हम समझते हैं यहाँ पर, आपको पता है कि हमेशा जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ से पैदा होता है। ठीक है, माँ के गर्भ के अंदर बड़ा होता है और वहीं से पैदा होता है। ठीक है, ओके, तो हम देखो इसको समझते हैं। अगर माँ के गर्भ से पैदा होगा तो मादा पशु हम लिखेंगे। ठीक है, और किसी भी जो बच्चा होता है उसको जन्म देने के लिए माता और पिता के आपस में संभोग के द्वारा पैदा होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर मादा और एक लेते हैं हम यहाँ पर नर। ठीक है, नर और मादा। यहां पर अपने पास में चार कंडीशन, इधर भी नर और मादा और हिन्नी के अंदर भी नर और मादा, नर और मादा। ठीक है, नर और मादा। अपने पास में चार ऑप्शन है। अब ऑप्शन कौन कौन से है? एक तो है अपने पास में घोड़ा, एक है अपने पास में घोड़ी, एक है अपने पास में गधा और एक अपने पास में गधी। चार कैंडिडेट है। ये चारों मिलकर दो प्रकार की संतानों को जन्म देते हैं। कौन कौन से? खच्चर और हिन्नी। लेकिन किस किस के मध्य संभोग से तो खच्चर पैदा होगा और किस किस के संभोग से हिन्नी पैदा होगी, इस बात का डिसाइड हम किस प्रकार से करेंगे? तो इस प्रकार से करेंगे, जो खच्चर के अंदर चार शब्द आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, ख च च खच्चर, चार शब्द। ठीक है, चार डिजिट है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कितना है? ही, आधा, न और नी। हिन्नी मतलब 3। ठीक है, बच्चा किसके गर्भ से पैदा होगा? मादा के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं खच्चर। खच्चर के अंदर देखो चार शब्द आ रहे हैं, चार वर्ड है। चार वर्ड का मतलब बड़ी है, तो मादा यहाँ पर क्या होगी? बड़ी। अब इधर अपने पास में दो मादाएं हैं, एक तो है गधी और एक है घोड़ी। गधी और घोड़ी में से बड़ी कौन सी है? घोड़ी बड़ी है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं घोड़ी। ठीक है, तो मादा घोड़ी। ठीक है, और नर क्या लेंगे? छोटा लेंगे। नर क्या लेंगे? यहाँ पर छोटा लेंगे। तो नर अपने पास में एक तो है गधा और एक है घोड़ा, तो नर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? गधा। क्या जाएगा? गधा। तो बन गई डेफिनेशन। ठीक है, मादा घोड़ी व नर गधे के संभोग से जो संतान पैदा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? खच्चर बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हिन्नी। हिन्नी के अंदर देखो 3 वर्ड आ रहे हैं। 3 का मतलब छोटी। मादा क्या आएगी यहाँ पर? छोटी आएगी। ठीक है, तो मादा अपने पास में 2 थी, घोड़ी और गधी, तो छोटी वाली को यहां पर लेंगे अपन। तो मादा क्या है? गधी। और नर क्या लेंगे? यहां बड़ा, तो यहां पर नर कौन सा आ गया अपने पास में? घोड़ा। नर क्या आ गया अपने पास में? यहां पर घोड़ा। ठीक है, तो अगर मादा गधी व नर घोड़े के संभोग से जो संतान पैदा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हिन्नी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड और है कि नपुंसक। दोनों के अंदर ही जो हिन्नी और जो खच्चर है ये दोनों ही नपुंसक होते हैं, संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं, ये अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। चाहे अपने पास में मादा खच्चर हो चाहे नर खच्चर हो, मादा हिन्नी हो या फिर नर हिन्नी हो। ठीक है, ये हिन्नी और जो ये खच्चर है आपस में संभोग करके कभी भी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं संगोत्र या सगे। संगोत्र या सगे। संगोत्र या सगे। हाँ, देखो संगोत्र या फिर हम कह सकते हैं सखे। सखे मतलब सागे, है ना, हम कहते हैं ना सगे भाई बहन। ठीक है, ओके। तो यहां बात करते हैं संगोत्र, फुल सिस्टर एंड फुल ब्रदर। ठीक है, वह संतान जिसके माता पिता एक ही हो। जैसे मान लो अपने पास में 2 पशु है या फिर जैसे 2 संतानें हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। ठीक है, ये 2 संतान है, तो वह संतान, कौन सी संतान? ये संतान राम और श्याम, वह संतान जिसके माता पिता, अब इसके इन दोनों के जो है माता पिता कौन है?
माँ कौन है और पिता, माता और पिता। माता कौन है, सावित्री, ठीक है, और पिता कौन है यहाँ पर, रुक्मण, सॉरी हाँ रुक्मण कर दो यार, ये मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर लिए भैया ना। जैसे मान लो दो माता पिता थे, सावित्री और रुक्मण, और उनकी दो संतानें हैं, राम और श्याम। इसके भी माता पिता कौन है, सावित्री और रुक्मण, और इसके भी माता पिता कौन है, सावित्री और रुक्मण। मतलब ये जो संतान है, ये दो संतान एक ही माता पिता की औलाद है, एक ही माता पिता की संतान है। तो इसे क्या बोलेंगे, संगोत्र, सगे भाई बहन। वह संतान जिसके माता और पिता क्या है, एक ही है, माता पिता अलग अलग नहीं है, तो ये हो गया संगोत्र। एक हो गया अपने पास में हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर, हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर, ठीक है। जैसे मान लो दो संतान थी, एक संतान और वही कृष्ण हो गए, जैसे मान लो क्या हो गया, कृष्ण, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीन संतान हो गया, तो डेफिनेशन है वह संतान जिसकी, अब संतान यहाँ पर कौन है, कृष्ण है, तो वह संतान जिसकी माँ तो एक ही है। देखो माँ के इधर माँ के रूप में कौन है, ठीक है, माँ कौन है, सावित्री, ठीक है। माँ जिसकी ये राम और जो श्याम है, इसकी भी माँ कौन है, सावित्री है, और जो ये कृष्ण है, इसकी भी माँ कौन है, सावित्री है। लेकिन माँ तो एक है, लेकिन पिता अलग रह गए। यहां पर देखो पिता क्या है, ये पिता दूसरा है, पिता क्या है, ठीक है। यहां पर पिता आ गया, कुछ भी मान लो आप, जैसे मान लो रामेश्वर, ठीक है, यहां पिता रामेश्वर आ गया, ठीक है। जबकि इनके माता पिता क्या थे, सेम थे, लेकिन इसके पिता क्या है, रामेश्वर है, अलग है, ठीक है। इसका मतलब वह संतान जिसकी माँ तो एक ही है। अब ये जो तीनों संतानें हैं, इन तीनों संतानों की माँ कौन है, सावित्री, एक ही, लेकिन इसके पिता भिन्न भिन्न है। पिता क्या है, दोनों के भिन्न भिन्न है, पिता दोनों के क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। इसलिए वह संतान जिसकी माँ तो एक हो लेकिन पिता भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलेंगे हम, हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम विनिंग, आगे बात करते हैं विनिंग। देखो वी का मतलब होया विघटित करना, अलग करना, विभाजन करना, ठीक है। तो विनिंग, नवजात को मां से अलग करके पालना क्या कहलाएगा, विनिंग कहलाएगा। और ये जो विनिंग की जो ये प्रोसेस है, यह विदेशी नस्ल की गायों के अंदर ज्यादा अपनाई जाती है, देशी नस्ल की गायों के अंदर यह कारगर नहीं है, या फिर अधिक दूध उत्पादन वाली गायों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, काफ को अलग से पाला जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं शेयरिंग, शेव करना। शेयरिंग में क्या रहा है, से, और से का मतलब शेविंग करना, शेव करना, दाढ़ी बनाना, बाल काटना, ठीक है। तो ये आ गया भेड़ में ऊन काटने, क्या ऊन काटना क्या कहलाएगा, शेयरिंग, ठीक है, शेव करना, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं डोकिंग, आगे बात करते हैं डोकिंग। हाँ, कुत्ते व भेड़, कुत्ते व भेड़, कुत्ते व भेड़ में पूंछ काटना क्या कहलाएगा, डोकिंग, क्या कहलाएगा, डोकिंग। कुत्ते व भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम, डोकिंग बोलेंगे, ठीक है। और भेड़ के अंदर 1 से 2 सप्ताह है, 1 से 2 सप्ताह की आयु काल के अंदर डोकिंग की क्रिया को किया जाता है, ओके। अब आगे बात करते हैं स्टीमिंग अप राशन। राशन की परिभाषा मैंने आपको बता दी, ठीक है। राशन का अर्थ हो गया 24 आवर के अंदर किसी पशु के द्वारा ग्रहण की गई आहार की मात्रा को क्या कहेंगे, हमें राशन कहेंगे। और डाइट किसे कहेंगे, डाइट या खुराक, किसी भी पशु के द्वारा एक समय के अंदर ग्रहण की जाने वाली आहार की सामग्री को क्या बोलेंगे अपन, खुराक या डाइट, ठीक है। अब यहां बात करते हैं स्टीमिंग अप राशन। स्टीमिंग अप राशन, गर्भित मादा को अंतिम तिमाही में दिए जाने वाले आहार को हम क्या बोलेंगे, स्टीमिंग अप। क्यों दी जाती है ये इसलिए दी जाती है ताकि अंतिम जो तिमाही होती है उसके अंदर बच्चे की ग्रोथ सर्वोत्तम होती है, तो बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो सके, और जो मादा पशु होती है वो पार्चुरेशन के लिए अपने आप को तैयार कर सके, इसके लिए स्टीमिंग अप राशन दिया जाता है, ठीक है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन, गर्भित मादा पशु को अंतिम तिमाही में फीटस की ग्रोथ के लिए दिए जाने वाले आहार को स्टीमिंग अप कहते हैं, ठीक है। अब देखो जी अपने पास में और ये डी बिकिंग, ठीक है। मुर्गियों में चोंच, मुर्गियों की जो चोंच होती है, चोंच को काटने के लिए हम क्या करते हैं, डी बिकिंग। बिक का मतलब होता है चोंच। क्यों काटते हैं,
क्योंकि जो मुर्गियां हैं वो 1 माह की आयु काल के बाद में एक दूसरे को चोंच गढ़ाती है, एक दूसरे को मारती है, फाइटिंग करती है, लड़ती है, झगड़ती है, इसलिए उनकी चोंच को काटा जाता है। तो मुर्गियों में चोंच काटने को क्या बोलेंगे? डी बिकिंग। ठीक है, और इसकी उम्र क्या है? 1 माह। 1 माह की आयु काल के अंदर मुर्गियों में डी पिकिंग की क्रिया को किया जाता है। धन्यवाद साथियों।